स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीफार्म वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्माकोथेरापेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फार्माकोथेरापेटिक्स। इसके अंदर हम लोग जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आप देख सकते हैं। डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एसटीजीज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फार्माकोथेरापेटिक्स यानी क्या होता है। व्हाट डज फार्माकोथेरापेटिक्स मीन, ये हम लोग देख लेते हैं। तो फार्माकोथेरापेटिक्स ये वर्ड बना है फार्मा प्लस थेरापेटिक्स। तो फार्मा का जो मीनिंग होता है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग। यहाँ पे आप देख सकते हो, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, फार्मा। एंड थेरापेटिक्स का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स यानी थेरापी या ट्रीटमेंट, थेरापी या ट्रीटमेंट। तो ये हो गया, सबसे पहले हमने देख लिया फार्माकोथेरापेटिक्स यानी क्या होता है। फार्मा यानी ड्रग, थेरापेटिक्स यानी ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन का यूज़ करके ट्रीट करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स की डेफिनेशन। Pharmacotherapeutics is a branch of pharmacology. It is the study of therapeutic uses and effect of drug. तो सिंपल भाषा में आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि क्या होता है फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स होता है, ये किसकी ब्रांच है, फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये किसकी पढ़ाई है, स्टडी है, थेरापेटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग की जो थेरापी होती है, जो ड्रग इफेक्ट करता है ट्रीटमेंट में, उसकी स्टडी को हम फार्माकोथेरापेटिक्स कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये एक और डेफिनेशन है जिसमें लिखा है कि ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है, एप्लीकेशन है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम जो डिसीज़ के प्रिवेंशन में, यानी बचाने के लिए, डिसीज़ से बचने के लिए, मिटिगेट यानी होता है रोकना। अब रोकना बोले तो कैसा होगा उसका मीनिंग, यानी कि जैसे बहुत सी डिजीज जो क्रोनिक होती है, जिसका हम पूरा इलाज नहीं कर पाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम रोकते हैं, कम करते हैं। मिटिगेट यानी कम करना, तो हम रोक सकते हैं उसको, पूरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया तो हम उसको मेंटेन करेंगे, किसी का ज़्यादा हो गया तो कम करेंगे। क्योर यानी इलाज करना। तो ये होगी दूसरी भी डेफिनेशन। और आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, यानी स्कोप क्या है इसकी, देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, फार्माकोथेरापेटिक्स इज डिज़ाइन टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। किस लिए डिज़ाइन किया गया है फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स डिज़ाइन किया गया है इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, और नेसेसरी स्किल्स कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी यूज़ ऑफ मेडिसिन, ताकि मेडिसिन का क्वालिटी यूज़ यानी सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, इसलिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स द रैशनल बेसिस फॉर थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग। रैशनल बेसिस यानी क्या होता है कि डॉक्टर ने जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और वो मेडिसिन जो है 1 हफ्ते के लिए प्रिस्क्राइब किया है, और आपने वो मेडिसिन 1 हफ्ते के लिए ही ली, तो वो हो गया रैशनल यूज़। यानी कि जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है, जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया है, सही तरीके से मेडिसिन के यूज़ करने को रैशनल बेसिस कहते हैं, रैशनल बेसिस फॉर द थेरापेटिक यूज़। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट of a new chemical that will produce a specified therapeutic effect। ये किस में हेल्प करता है, प्रेडिक्ट करने में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कोई नया फार्मूला है, उसको वो कैसे काम कर रहा है, उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, उसको पता करने में, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट देख लेते, इट हेल्प्स टू ब्रीफली अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिसीज एंड देयर मैनेजमेंट। पैथोफिजियोलॉजी यानी क्या होता है कि जो
स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस, यानी कि जो एबनॉर्मल चेंजेस है, जैसे आपके आप बीमार हो गए या कोई भी डिसीज़ होती है तो उसके अंदर जो एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। इट हेल्प्स टू ब्रीफली अंडरस्टैंड, यानी एबनॉर्मल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कॉमन डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, और डिसीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके स्कोप हो गए फार्माकोथेरेपेटिक्स के। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसमें पहला है फार्माकोथेरेपेटिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या क्या चीज़ें समझने में हेल्प करता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड डिसीज स्टेट्स एंड द रैशनल फॉर ड्रग थेरेपी। पैथोफिजियोलॉजी अभी आपको समझाया मैंने कि स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस, जो डिसीज़ होती है हम और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस, जिसे पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के पहले कि क्या चेंजेस बॉडी में हुए हैं, क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या चीज़ें एबनॉर्मल हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड डिसीज स्टेट एंड रैशनल फॉर ड्रग थेरेपी, और उसकी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज, इंजरीज, अदर कंडीशन अफेक्ट द बॉडी। बॉडी को अफेक्ट कैसे करती है, क्या अब नॉर्मल चेंजेस उसमें आते हैं वो। द थेरापेटिक अप्रोच एंड मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। अप्रोच का मीनिंग होता है यानी आउटलुक करना, ध्यान देना। द थेरापेटिक अप्रोच एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीज को मैनेज करना। थर्ड पॉइंट, the importance of preparing of individual therapeutics plan based on diagnosis, यानी इंडिविजुअल के प्लान बनाना, यानी पेशेंट के हिसाब से डायग्नोसिस का प्लान बनाना। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट में क्या है, identify the patient specific parameters relevant to initiation drug therapy and monitoring therapy। यहाँ पे क्या लिखा है, पेशेंट के पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसे क्या बीमारी है, क्या डिजीज है, उसे पहले आइडेंटिफाई करना है। दैन इनिशिएशन यानी होता है शुरुआत करना ड्रग थेरेपी एंड मॉनिटरिंग थेरेपी। पहले पेशेंट के जो पैरामीटर्स है उसको स्पेसिफिक पैरामीटर को पता करना है, देन उसके बाद आपको ड्रग थेरेपी को स्टार्ट करना है और मॉनिटर करना है, इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव्स, टाइम कोर्स यानी कोर्स का टाइम, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इंडाइसिस को भी ध्यान में रखना है, यानी लैब रिपोर्ट वगैरह, एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स एंड एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है उसे भी ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन होता क्या है, ठीक है। इसकी आपको दो डेफिनेशन है। फर्स्ट है WHO की तरफ से, यानी कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन WHO करके। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ये वाली लिखना है, अदरवाइज दूसरी लिखना है। तो दूसरी भी बताऊंगा, सबसे पहले देख लेते फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, rational use of medicine requires that patient receive medicines appropriate to their clinical needs। यानी कि rational use of medicine यानी क्या होता है, पेशेंट को जो मेडिसिन मिल रही है वो सही मिल रही है उसकी क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग, इन डोजेज दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, और बराबर डोज में। देन उसके आगे फॉर एन एडवोकेट पीरियड ऑफ टाइम। एडवोकेट पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, जैसे सपोज प्रिस्क्राइब किया है कोई एंटीबायोटिक है और वो एक हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया है और आपने 7 दिन के लिए वो मेडिसिन ली है, तो वो होता है अप्रोप्रिएट टाइम या एडवोकेट टाइम के लिए। एंड एट अन अफोर्डेबल प्राइस, एट अन अफोर्डेबल कॉस्ट पे, कॉस्ट यानी क्या होता है आप देख सकते हैं, एट अन अफोर्डेबल कॉस्ट टू देम एंड द कम्युनिटी, यानी कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना, यानी सस्ती दवा सही रेट में दवा देना, ये होता है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। देन इन अदर वर्ड्स में देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन मीन्स प्रेस्क्राइबिंग राइट मेडिसिन, यानी कि सही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना इन एडवोकेट डोज, सही डोज
सफिशिएंट ड्यूरेशन यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई दवा एक हफ्ते के लिए लिखी है तो उसको एक हफ्ते तक ही लेना है, अदरवाइज़ वो रैशनल यूज़ नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। एंड टू द क्लिनिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट एट लोएस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट में पेशेंट को सही दवा देना, सही वक्त के लिए देना और कम पैसे में देना, इसे हम रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी EBM। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। EBM, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज़ एन अप्रोच, ये एक आउटलुक है टू मेडिकल प्रैक्टिस के लिए दैट यूजेस द रिजल्ट ऑफ पेशेंट केयर रिसर्च एंड अदर अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स एविडेंस, जो ये यूज़ करता है पेशेंट केयर रिसर्च एंड अदर अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स एविडेंस एज अ कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल डिसीजन। EBM क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस है जो यूज़ करता है पेशेंट के पीछे जो रिसर्च हुई है और उसके एविडेंस जो है उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया जाता है उसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडीज, क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम, रिसर्च अप्रेजिंग प्रोसेस, डाटाबेस, जर्नल्स, रेफरेंस टेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट एंड बेस्ट एविडेंस। आगे बढ़ते हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ EBM। अब EBM के 5 प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स इनटू आंसरेबल क्वेश्चन। अब ये क्या करता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिसर्च के बदौलत या जो पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं उसके एविडेंस के बदौलत, जर्नल्स बुक्स के बदौलत, तो ये क्या करता है, पहला इसका प्रिंसिपल ये है कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स इनटू आंसरेबल क्वेश्चन, यानी कि इंफॉर्मेशन नीड्स को आंसरेबल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। फाइंडिंग द बेस्ट एविडेंस विथ विच टू आंसर द क्वेश्चन, बेस्ट एविडेंस को फाइंड करना, बेस्ट एविडेंस को फाइंड करना। थर्ड है क्रिटिकल अप्रेजिंग द एविडेंस टू एक्सेस इट्स वैलिडिटी। तो थर्ड क्या है, क्रिटिकली अप्रेजिंग द एविडेंस टू एक्सेस इज वैलिडिटी। अप्रेजिंग का मीनिंग होता है एक्सामाइन करना, यानी क्रिटिकली अप्रेजिंग एविडेंस यानी कि एग्जामाइन करना और उसकी वैलिडिटी देखना। फोर्थ है अप्लाइंग द एविडेंस टू डिसीजन मेकिंग, एविडेंस को अप्लाई करना डिसीजन लेने के लिए। और लास्ट वन देख लेते हैं हम लोग, एफिकेसी एवोल्यूशन ऑफ EBM एप्लीकेशन ऑन पेशेंट एफिकेसी देखना, एवोल्यूशन यानी एग्जामाइन करना EBM एप्लीकेशन ऑन पेशेंट। अब आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यानी क्या होता है, एसेंशियल मेडिसिन are those medicines that are available at all time in appropriate amount and appropriate dosage form। एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो कि अवेलेबल होती है हमेशा हर टाइम पे इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी ज़्यादा अमाउंट में जितनी आपको ज़रूरत है सभी को, और अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में, जिस डोजेस फॉर्म में ज़रूरत है उस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती है। और करके देख लेते हैं और क्या लिखा है नीचे, यहाँ लिखा है The WHO model list essential medicine published by the World Health Organization। WHO contains the medicine considered to be most effective, safe to meet the most important need in health system। यानी कि क्या, the WHO list essential medicine published by the World Health Organization, कहाँ से पब्लिश हुई है, वो WHO से पब्लिश हुई है, वो कंटेन करती है, यानी इस लिस्ट में कौन कौन सी दवा आती है, मोस्ट इफ़ेक्टिव यानी बहुत ज़्यादा असर करती है, जो कि सेफ़ होती है जिससे साइड इफ़ेक्ट वगैरह कम होते हैं, और जो कि इम्पॉर्टेंट है नीड के लिए, यानी हेल्थ सिस्टम की नीड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में क्या क्या आ जाता है देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट कब पब्लिश हुई थी, अब वो देख लेते हैं। फर्स्ट लिस्ट जो है पब्लिश हुई थी, द फर्स्ट लिस्ट वॉज पब्लिश इन 1977 एंड इंक्लूड 208 मेडिसिन। ये MCQ आपका बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। कितनी मेडिसिन, 208 मेडिसिन कंटेन थे उसमें, और
कब पब्लिश हुई थी? 1977 में। ये आप लोग नोट करके रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड है द WHO अपडेट्स द लिस्ट एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में WHO क्या करता है? लिस्ट को अपडेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द 14th list was published in 2005 and contained 306 मेडिसिन। 14 लिस्ट कब पब्लिश हुई थी? 2005 में, और जिसमें मेडिसिन थी 306। In 2015, the 19th edition of the list was published and contains around 410 medicines. 2015 में क्या हुई थी? 19 एडिशन ऑफ द लिस्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 410 मेडिसिन थी। द 20th एडिशन वॉज पब्लिश इन 2017 एंड कंटेन्स 433 मेडिसिन। जो 20th एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 2017 में, और उसमें कितनी मेडिसिन थी? 433। उसके बाद देख लेते हैं द 21st लिस्ट was published in 2019 and contain 460 मेडिसिन। 21वीं जो लिस्ट थी वो पब्लिश हुई थी 2019 में, जिसके अंदर 416 मेडिसिन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 लिस्ट जो थी पब्लिश हुई थी 2021 में, एंड उसके अंदर थे 479 मेडिकेशंस। नेक्स्ट वेरियस नेशनल लिस्ट कंटेन्स बिटवीन 334 एंड 580 मेडिकेशन। जो और भी नेशनल लिस्ट होती है एसेंशियल मेडिसिन की, वो क्या कंटेन करती है? 334 मेडिसिन या फिर 580 मेडिसिन। A separate list for children up to 12 years of age, known as the WHO Model List of Essential Medicine for Children, was created in 2017 and is in its 8th edition. एक सेपरेट लिस्ट होती है चिल्ड्रंस के लिए 12 साल के अंदर में, नोन एज द WHO मॉडल लिस्ट, जो कि जानी जाती है WHO मॉडल लिस्ट के नाम से। जो बनी थी 2007 में, 8 एडिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कंटेंस, मतलब कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में क्या क्या कंटेंस है, किस ग्रुप की मेडिसिन इसके अंदर लिस्ट में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनेस्थेटिक्स, प्रिपरेटिव मेडिसिन एंड मेडिकल गैसेस। एनेस्थेटिक्स यानी क्या होता है, मैं सबसे पहले वो समझा दूँ आपको। एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच रिलीव पेन और लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे जो इंजेक्शन देता है डॉक्टर, वो एनेस्थेटिक्स का होता है, जिससे कि बॉडी सुन हो जाती है, नमनेस आ जाती है और दर्द नहीं होता है, सेंसेशन लूज हो जाती है। तो इसमें क्या क्या आती है? ये जनरल एनेस्थेटिक्स एंड ऑक्सीजन, लोकल एनेस्थेटिक्स, प्रिपरेटिव मेडिकेशन एंड सेडेशन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोसीजर। सेडेशन भी यानी भी वही होता है, यानी कि आपको सेंसेशन लूज हो जाती है और दर्द नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद है मेडिकल गैसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेडिसिन फॉर पेन एंड पैलेटिव केयर, जो मेडिसिन पेन के लिए यूज़ होती है, नॉन ओपाइड्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। उसके बाद देख लेते हैं ओपाइड एनाल्जेसिक्स। फिर उसके बाद है मेडिसिन फॉर द कॉमन सिम्टम्स इन पैलेटिव केयर। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड एंटी एलर्जिक्स एंड मेडिसिन यूज इन एनाफाइलैक्सिस, यानी कि जो मेडिसिन एलर्जी में यूज़ होती है, और एंटीडोट्स एंड अदर सब्सटेंस यूज इन पॉइजनिंग में जो चीज़ें यूज़ होती है, चौथे नंबर की दवा, नॉन स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक। उसके बाद देख लेते हैं एंटी कन्वल्शन, एंटी एपिलेप्टिक एपिलेप्सी यानी होता है मिर्गी, और एंटी कन्वल्शन दोनों एक ही ग्रुप की मेडिसिन है। एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन में आती है एंथेल्मिनेटिक्स, यानी कि जो एंथेल्मिनेटिक्स होता है वॉर्म इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में आती है, एंटी फंगल जो फंगल को ट्रीट करती है मेडिसिन, एंटीवायरल जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में काम आती है, एंटी प्रोटोजा इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए जो यूज़ होती है वो मेडिसिन, एंड मेडिसिन फॉर एक्टोपैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये हो गए। आगे बढ़ते हैं
एंटी माइग्रेन मेडिसिन। अगर आपको पता होगा तो माइग्रेन यानी एक टाइप का पेन है जो हमारे हेड में होता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक, एंड दूसरा है फॉर प्रोफाइलैक्सिस। देन हम लोग आ जाते हैं नीचे, इम्यूनो डायलेटर्स एंड एंटीन्यूप्लास्टिक। इम्यूनोडुलेटर्स और फॉर नॉन मैलिग्नेंट डिसीज। एंटीन्यूप्लास्टिक यानी होता है कैंसर, एंटीन्यूप्लास्टिक एंड सपोर्टिव मेडिसिन। एंटी पार्किंसंस, पार्किंसन एक डिसीज़ है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें कि डोपामिन ड्रॉप हो जाता है, हमारा डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन है वो ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से पार्किंसंस होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मेडिसिन अफेक्टिंग द ब्लड। एंटी एनीमिया, एनीमिया यानी ब्लड की जो कमी हो जाती है, हमें उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। आरबीसीज की कमी हो जाती है तो एंटी एनीमिया मेडिसिन उसमें दी जाती है। मेडिसिन अफेक्टिंग कोगुलेशन, अदर मेडिसिन फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, प्लाज्मा डेराइव मेडिसिन, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन। एंटी अंजाइना, अंजाइना एक टर्म है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे जो हार्ट की नर्व है उसमें प्लेग जम जाता है, जिसको प्रॉपर हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, उसे अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें लिखा है अंजाइना, एंटी अंजाइना मेडिसिन। देन एंटी एनेरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसे एरिथमिक कंडीशन कहते हैं, उसके लिए जो ड्रग यूज़ होते हैं उसे एंटी अरिथमिक मेडिसिन कहते हैं। देन उसके बाद लिखा है थर्ड नंबर पे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। हाइपरटेंशन तो आपको पता ही होगा, यानी ब्लड प्रेशर हाई होना। मेडिसिन यूज इन हार्ट फेलियर। देन एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिसिन, थ्रोम्बोटिक का मीन होता है क्लॉट, क्लॉट जो जम जाता है उसमें यूज़ होती है। लिपिड लोअरिंग। फिर आ जाता है डर्माटोलॉजिकल मेडिसिन, यानी टॉपिकल यानी वो मेडिसिन होती है जो हम ऊपर से अप्लाई करते हैं हमारी स्किन में, जो ओरली हम नहीं लेते हैं। डर्माटोलॉजिकल ये टर्म है, डर्मा मीन्स होता है स्किन पे यूज़ होने वाली मेडिसिन, उसे कहते हैं डर्माटोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट है एंटी फंगल मेडिसिन, जो फंगल के ट्रीटमेंट में काम में आएंगी। एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पायरेटिक मेडिसिन। मेडिसिन अफेक्टिंग स्किन डिफरेंशिएशन एंड पॉलिफरेशन, स्केबिसाइड्स एंड पेडिक्यूलिसाइड्स। फिर हम लोग देख लेते हैं डायग्नोस्टिक एजेंट। ऑप्थेल्मिक मेडिसिन, रेडियो कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन। ऑप्थेल्मिक ये यूज़ होती है हमारे आइज़ के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट 15 नंबर का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में आपको मैं फ़र्क समझा दूँ पहले कि क्या होता है, ठीक है। ये हो गया एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो ड्रग या मेडिसिन या फिर क्रीम ले लो आप, टॉपिकली जो भी चीज़ें ट्रीटमेंट में यूज़ में आती है, जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियाज को मारने के काम में आती है। एंटीसेप्टिक यानी आप बोल सकते हो लिविंग थिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो काम में आती है वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। डिसइंफेक्टेंट जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को साफ़ करना है, जैसे टेबल हो गया, उसकी सफाई के लिए आप सर्फ एक्सेल वगैरह या जो भी चीज़ें यूज़ में लेते हो वो डिसइंफेक्टेंट कहलाएंगी। जबकि आप अगर कोई क्रीम या अदर प्रोडक्ट अप्लाई करते हो स्किन पे, आप बैक्टीरिया से बचने के लिए या फंगल से बचने के लिए, तो वो एंटीसेप्टिक कहलाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देन हम लोग देख लेते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स द ड्रग विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, उन ड्रग्स को डायूरेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन। एंटी अल्सर, अल्सर यानी छालें। एंटी इमेटिक्स। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन यानी पेट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। एंटी अल्सर यानी जो छाले हो जाते हैं उनके लिए मेडिसिन जो यूज़ होती है। देन एंटी इमेटिक्स उल्टी के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो कि इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके लिए। लैक्सेटिव यानी
लेक्सिटी यानी होता है ऐसी मेडिसिन जो बॉवल को क्लीन करती है, आपके बॉवल को क्लीन करती है, आप नोट कर सकते हैं। देन मेडिसिन यूज इन डायरिया, मेडिसिन फॉर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसमें आ जाता है एड्रेनल हार्मोन्स एंड सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एड्रोजन एस्ट्रोजन। देन मेडिसिन फॉर डायबिटिक प्रोगेस्ट्रोजेंस एंड थायराइड हार्मोन एंड एंटी थायराइड मेडिसिन। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल्स। इम्यूनोलॉजिकल्स में आप लोग देख सकते हैं diagnostic agents, sera, immunoglobulins and monoclonal antibody vaccines, then muscle relaxation, peripherally acting and cholinesterase inhibitors, ophthalmological preparation, anti-infective agent, anti-inflammatory agent, local anesthetics, myotics। मायोटिक्स और माइड्रेटिक्स का मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। मायोटिक्स यानी होता है, ये मायोटिक्स है, मायोटिक्स यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइज, आइज की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इसमें। और माइड्रेटिक्स यानी डायलेशन ऑफ आइज, आइज की जो है डायलेशन होती है इसमें। नेक्स्ट एंटीवास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF। उसके आगे बढ़ते हैं हम अब। इसके बाद है मेडिसिन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पेरेंटल केयर्स। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओव्यूलेशन इंड्यूसर, यूटेरोटोनिन्स, एंटीऑक्सीटोसिस, मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू द मदर, मेडिसिन्स एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूनेट, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। देन उसके बाद है मेडिसिन फॉर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जैसे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स, मेडिसिन यूज इन मूड डिसऑर्डर, मेडिसिन यूज इन एंजाइटी, मेडिसिन यूज फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेडिसिन फॉर डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 25 नंबर, मेडिसिन एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप समझ सकते हैं जैसे कि एंटी अस्थमेटिक एजेंट, यानी जो मेडिसिन अस्थमा में यूज़ होती है। मेडिसिन फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD, ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, COPD इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन करेक्टिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस डिस्टर्बेंस। इसमें क्या क्या आ जाता है, ओरल, पैरेंट्रल्स, मिसलेनियस, विटामिन एंड मिनरल्स, एयर, नोज एंड थ्रोट मेडिसिन। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं मेडिसिन फॉर डिसीज ऑफ जॉइंट, जैसे कि मेडिसिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ये सारी जॉइंट डिसीज हैं। डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट यूज इन रूमेटॉइड डिसऑर्डर, DMA-RDS। फिर उसके बाद है जॉइनियल जॉइंट डिसीज, फिर डेंटल प्रिपरेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जिसे हम STGs कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STGs आर डिफाइंड एज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट डिजाइन टू असिस्ट prescribers in making decision about the appropriate treatment and health care for specific clinical problems। STGs क्या है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है जो सिस्टमेटिकली डेवलप की गई है, डिज़ाइन की गई है असिस्ट किसके लिए, प्रिस्क्राइबर्स के लिए, इन मेकिंग डिसीजन अबाउट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ताकि वो सही से डिसीजन ले सके ट्रीटमेंट के बारे में, एंड हेल्थ केयर फॉर अ स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, these guidelines usually promotes therapeutically effective and economically efficient use medicines। ये गाइडलाइन क्या करती है, प्रमोट करती है थेरापेटिक इफेक्ट, यानी इफेक्ट को बढ़ाती है, और इकोनॉमिकली यानी चीप है, सस्ती है, और इफ़िशियंट यूज़ ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ STGs, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के।
सबसे पहले देख लेते हैं पेशेंट के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा। इसमें लिखा है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमल थेरेपीज प्रोवाइडेड। कॉस्ट इफेक्टिव यानी बहुत कम पैसे में। बेटर कंप्लायंस थ्रू कंसिस्टेंसी अमोंग प्रिस्क्राइबर्स। प्रिस्क्राइबर के बाद क्या होगा, पेशेंट का बेटर कंप्लायंस होगा यानी एक्सेप्टेंस होगा। इम्प्रूवमेंट इन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट बेटर क्वालिटी केयर। इसके बाद देख लेते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे इसमें। प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज गाइडेंस टू प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर को स्टैंडर्डाइज गाइडेंस मिलेगा। क्वालिटी ऑफ केयर स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एक्सपर्ट कंसेशन एंड बेसिस फॉर मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये होगा कंसेशन आप लोग, इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड बेस ऑफ एक्सपर्ट कंसेशन एंड बेसिस फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी केयर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है सप्लाई मैनेजर के लिए। सप्लाई मैनेजर के लिए क्या बेनिफिट्स हो गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन टू बी अवेलेबल फॉर द मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड प्रॉब्लम्स। मोस्ट कॉमन ट्रीटेड प्रॉब्लम की मेडिसिन जो आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी होगा। फैसिलिटेशन ऑफ प्रे पैकेजिंग ऑफ कोर्स ऑफ थेरेपी क्वांटिटीज़ ऑफ कॉमनली प्रिस्क्राइब आइटम्स। फैसिलिटेट यानी होता है एडवांसमेंट, यानी कि इसमें एडवांसमेंट होंगी प्रे पैकेजिंग ऑफ कोर्स ऑफ थेरेपी क्वांटिटी ऑफ कॉमनली प्रिस्क्राइब आइटम्स की एडवांसमेंट। देन मेडिसिन डिमांड मोर प्रेडिक्टिबिलिटी सो फोरकास्टिंग इज़ मोर रिलायबल। मेडिसिन की डिमांड जो होगी मोर प्रेडिक्टिबिलिटी होंगी, इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से फोरकास्टिंग यानी आगे जो भी मेडिसिन लगने वाली हो इजीली आप प्रोवाइड कर पाएंगे और रिलायबल होगी। देन उसके बाद देख लेते हैं हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स का क्या बेनिफिट्स है। प्रोवाइड फोकस थेरापेटिक इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम। इंटीग्रेशन यानी होता है कंबाइन होके सभी इंटीग्रेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि डायरिया डिसीज कंट्रोल, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। देन उसके बाद है प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय यूजिंग फंड मोर एफिशिएंटली। कॉस्ट को कम करने के लिए कम कर सकते हैं और फंड को यूज़ करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।